है कि हम कोई भी लॉज नहीं पढ़ते हैं, लॉज को हम पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई होता है तो वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बट विदाउट एनी वोटिंग राइट्स। तो ये बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई राइट ऑफ वोट नहीं जो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज राशि एंड आई वेलकम यू टू अड्डा 247 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं जो 12th में और 11th में आप लोगों के लिए ऑप्शनल होता है, जिसका नाम है लीगल स्टडीज। तो जो भी बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉ में अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में ही आगे परस्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो उनके लिए सब्जेक्ट लेना इन अ वे मैंडेटरी सा हो जाता है। नॉट समबडी इज फोर्सिंग यू, बट इट्स मोर टू डू विद व्हाट योर कॉलिंग इज लाइक। क्या चीज आपको पुकार रही है, किस करियर डायरेक्शन की तरफ आप पुल हो रहे हैं। तो अगर आप लोग लॉ की तरफ पुल होते हुए दिख रहे हैं खुद को, तो दिस इज दैट वन सब्जेक्ट दैट यू प्रोबेबली वुड हैव डेफिनेटली टेकन इट अप। तो इसी सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, जो हमारा 11th एंड 12th का सिलेबस होता है उसमें हमें लॉ का बहुत स्मॉल पोर्शन ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बट उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम कवर अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी लॉज नहीं पढ़ते हैं, लॉज को हम पढ़ते हैं, लेकिन जिस डिग्री में हम पढ़ते हैं, जिस वेरासिटी में पढ़ते हैं, वो तब भी थोड़ा सा कम होता है। सो जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है वो बात करता है हमारा जुडिशियल सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो लॉ है उसके गार्डियंस होते हैं हमारी जुडिशरी। जो भी लॉ बनाती है लेजिस्लेचर, उसको गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना कि लोगों को जस्टिस मिले, ये सारा काम हमारा जुडिशरी का होता है। एंड इसी के रेफरेंस में आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं द इंडियन जुडिशरी के बारे में, उसके किस किस टाइप के फीचर्स हैं, इंडियन जुडिशरी में क्या क्या अलग सी चीज़ें हैं, किस तरीके से लेजिस्लेचर जुडिशरी के साथ काम करता है या नहीं करता, कौन कौन से कोर्ट्स आ जाते हैं आपके जुडिशरी के अंदर, किस किस टाइप की डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्या कोई कमिटीज़ हैं, जजेस किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको दी गई हैं। उन सभी को आज हम एक क्रिस्प वे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आप देख सकते हैं ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ये इंडिया का एपेक्स यानी कि सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, राइट। तो ये जिस दिन इस्टेब्लिश हुआ था वो डेट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये इस्टेब्लिश हुआ था 28 जनवरी 1950 को, यानी कि आपका जो जब इंडिया को रिपब्लिक मिली थी, दैट इज 26 जनवरी, उसके 2 दिन बाद हमने हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया था। It is the apex court. The Supreme Court of India established on January 28, 1950, 2 days after the Constitution came into force. जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा फोर्स में आया, उसके 1-2 दिन बाद से ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा अल्टीमेटली इन द कमिंग ईयर्स आफ्टर 1950, अभी तो बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन अगर उस टाइम से बात करें तो इसको भी टाइम से इस्टेब्लिश कर दिया गया था। बिल्कुल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के बारे में बात करें तो किस टाइप की हायरार्की हमने सुना होता है कि नहीं मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर लगा है, नहीं मेरे को आज हाई कोर्ट जाना है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो डिफरेंट कोर्ट्स की डिफरेंट हायरार्की एक फॉलो होती है। किस तरीके से हायरार्की चलती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। लेकिन अगर एक ओवरव्यू की तरह आपको समझाया जाए तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, द अल्टीमेट बॉस। बिल्कुल टॉप मोस्ट कोर्ट है ये हमारा। इसके डिसीजन आपके बाकी लोअर कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग हो जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई होता है तो वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारी इंडियन जुडिशरी का पार्ट नहीं है। इस चीज को समझना और इस चीज को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जुडिशरी। प्रेसिडेंट हमारी जुडिशरी का पार्ट नहीं होते। तो अगर हम जुडिशरी के सेंस में स्पेसिफिकली समझे तो सुप्रीम कोर्ट पे सबसे टॉप आ जाएगा। फिर आते हैं हमारे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हमें देखने को मिलता है वो हाई कोर्ट्स, ये स्टेट लेवल्स के लिए होते हैं जनरली। देन वी सी डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट जो होते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप कोई केस को अप्रोच कर रहे हो, किसी तरफ जाना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके केसेस डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट्स में ही लगते हैं। और उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे, जैसे आपके और स्पेसिफिक टाइप के कोर्ट्स हो गए। एंड लास्टली आपके स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, जैसे फैमिली कोर्ट हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, लेबर फोरम हो गया। ये सारी चीजें इससे भी नीचे आ जाती हैं। आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इफ आई वर टू गिव यू वन, लेट्स से लोक अदालत, जो आपका लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर की हायरार्की बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अब हमने इंडियन जुडिशरी का इंट्रोडक्शन तो कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट आता है, उसमें हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, लेकिन हमारे फीचर्स क्या हैं, इंडियन जुडिशरी के क्या ऐसे फीचर्स हैं जो उसको सेपरेट करते हैं एक लेजिस्लेचर से या एक एग्जीक्यूटिव से, उनको देखते हैं। सबसे पहला, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया हैज अ सिंगल यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। हमारा एक ही सिस्टम है कोर्ट्स का। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन करा तो मैं अलग से कोई एक कोर्ट क्रिएट कर सकती हूँ, नहीं। इंडिया का एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसमें सारे कोर्ट्स आते हैं, जिसके टॉप पे हमें
सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। अनलाइक द यूएसए देयर इज नो पैरेलल फेडरल एंड स्टेट सिस्टम। तो जैसे यूएसए है जहां पे डिफरेंट स्टेट्स में अलग लेवल के कोर्ट्स होते हैं, आपके फेडरल लेवल पे जो सेंट्रल लेवल पे है वहां पे कुछ अलग कोर्ट होता है, वैसा इंडिया में सिस्टम नहीं है। इंडिया में हाई कोर्ट्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, एंड अगर हाई कोर्ट्स के ऊपर किसी को जाना है तो सबके सब सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। ऑल कोर्ट्स फ्रॉम वन इंटीग्रेटेड हायरार्की, एक ही हायरार्की है जो नीचे से लेके ऊपर तक सेम रहती है हर इंसान के लिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो हमारा एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट होता है जो बेसिकली ये कहता है कि 3 बॉडीज होती हैं आपकी। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में वो चीजें आती हैं जो आपका लॉ बनाती हैं, द लॉ मेकिंग पावर मिलती है हमारी लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव हमारा वो होता है जो इन चीजों को एग्जीक्यूट कराता है। एंड लास्टली हमारी होती है जुडिशरी। जुडिशरी वो है जो इंश्योर करता है कि जो लॉ है उससे अबाइड किया जा रहा है, लॉ के गार्डियंस बनते हैं वो। तो ये तीनों चीजें सेपरेट हैं, ये सेपरेट फंक्शंस दे रखे हमने एक एक को, कोई भी किसी के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर उसमें कुछ नहीं बोल सकता एंड आपका एग्जीक्यूटिव भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। दिस इज सिक्योर्ड थ्रू, किस तरीके से इस चीज को अचीव किया जाता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो जजेस है उनका टेन्योर फिक्स्ड रहता है, उनकी सैलरीज फिक्स्ड रहती है जो मिलती है उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एंड प्रोहिबिशन होता है डिस्कशन ऑन जजेस का कंडक्ट। तो जो आपका लेजिस्लेचर है, जहां पे आपका लॉ बनता है, जो आपका पार्लियामेंट हो गया, वहां पे आप जजेस के बारे में या जजेस के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। इन्हीं चीजों की वजह से हमारा जो जुडिशरी है वो बहुत सेपरेट रहता है, बहुत अलग से रहता है, बहुत इंडिपेंडेंट रहता है, एंड किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस पर ना आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर द वंस हु आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर राइट्स, right? Next है supremacy of the constitution. For the judiciary, your constitution is the supreme law of the land. The constitution is the supreme law of the land. The judiciary is tasked with interpreting the constitution and upholding its supremacy over all other laws. Judiciary जो है हमारा, उसका काम हो जाता है कि वो आपके बाकी statutes को तो interpret करती है, लेकिन constitution को सही तरीके से interpret करना and हर किसी law के ऊपर आपके constitution को place करना and ensure करना कि constitutional rights किसी भी तरीके से hamper नहीं हो आपके, ये सारा काम हो जाता है हमारा judiciary का। नेक्स्ट है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ऐसा लॉ लेकर आ रहा है पार्लियामेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स को किसी तरीके से वायलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है जुडिशरी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। जुडिशरी हैज द पावर टू टॉक अबाउट इट, टू गेट इनटू दोज मैटर्स, एंड ये वो करते हैं वाया देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो एक रिव्यू कंडक्ट कर सकते हैं टू सी कि जो लॉ आ रहा है क्या वो बेनिफिशियल है, वो किसी के राइट्स तो नहीं infringe कर रहा। Laws found inconsistent with the constitution are declared null and void। ये जनरली आपका आर्टिकल 13 में आपको देखने को मिलता है, बट अभी यहाँ पे हम इस चीज को इतना रेलेवेंट तरीके से नहीं पढ़ रहे, हम बस समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी का किस टाइप का रोल रहता है। तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, अगर कोई गलत टाइप का लॉ आ रहा है तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो ऐसे राइट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स एंड इन्फोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226। तो जनरली जो प्रोसीजर फॉलो होता है, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है आपको या जिस टाइप का भी आप लीगल इशू फेस कर रहे हो, आप बिल्कुल लोअर लेवल कोर्ट से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे यू मूव योर वे अपवर्ड्स, राइट। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एंड अगर कोई बाकी राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सीधा 226 के तहत हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर रूल ऑफ लॉ। द प्रिंसिपल दैट एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिसर्स इज सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल अंडर द लॉ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके लॉ के ऊपर रखा जाएगा। एवरी पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक नॉर्मल लेमैन हो, एवरीबडी इज ब्रॉट अंडर द लॉ। लॉ के ऊपर कुछ भी सबसर्विएंट नहीं है, जो भी होगा वो लॉ के नीचे होगा, सबऑर्डिनेट होगा लॉ के। नो पर्सन इज अबव द लॉ। द जुडिशरी इज द प्राइमरी इन्फोर्सर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अल्टीमेटली लॉ की सुप्रीमेसी होगी किसी इंसान की या उनके किसी टाइटल की नहीं। ओके
अब एक और बार स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, जो हमारी हायरार्की बैठती है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल टॉप लेवल पे आता है। ये बैठता कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड एट योर न्यू दिल्ली, हमारी जो कैपिटल है। एपेक्स कोर्ट है एंड इट इज योर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। लास्ट अपील जो जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, प्रेसिडेंट के पास अपील नहीं जाती है। फिर आते हैं हमारे हाई कोर्ट। ये या तो हर स्टेट में एक है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट है। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स होते हैं ये ऑफ ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, अगर कोई ओरिजिनल जूरिसडिक्शन आ रही है तो ये उसके प्रिंसिपल कोर्ट्स होते हैं। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दे आर हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। इसमें सिविल एंड क्रिमिनल टाइप के मैटर्स लग सकते हैं। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन होती है एज वेल एज अपीलेंट जूरिसडिक्शन। अपीलेंट मींस किसी नीचे कोर्ट से इन तक आ रही है कोई अपील, समबडी इज अपीलिंग, तो जब आप अपील करते हो आप एक लेवल हायर कोर्ट में करते हो। एंड उसके बाद आपके जो लोअर कोर्ट्स आ जाएंगे उनमें आ जाएगा मुंसिफ एंड मैजिस्ट्रेट वाले जो कोर्ट्स होते हैं, तालुका या तहसील लेवल पे या फिर किसी माइनर सिविल या क्रिमिनल ऑफेंसेस के, तो वो आपके सबसे लोअर लेवल पे वो कोर्ट्स आएंगे। India has an integrated and independent judiciary. Unlike some federal countries, India does not have separate federal judicial system. The Supreme Court is at the apex, सिंगल यूनिफाइड हायरार्की। आप किसी भी कोर्ट से आ जाओ, आप किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट होते होते अल्टीमेटली आप पहुंचोगे सुप्रीम कोर्ट ही, अगर आपको हाईएस्ट अपील करनी है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम किस किस टाइप के ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं हमारे। तो सबसे पहले तो है हमारे अटॉर्नी जनरल एंड अदर लॉ ऑफिसर्स के बारे में हम बात करते हैं। सो जो अटॉर्नी जनरल है उनके बारे में हमने बात करी है आर्टिकल 76 में। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। किस टाइप की क्वालिफिकेशन इनकी रहनी चाहिए? ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये उस हिसाब से क्वालिफाइड होने चाहिए कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, ठीक है। ड्यूटीज किस टाइप की परफॉर्म करते हैं? ये एडवाइस करते हैं यूनियन को, जो आपका सेंटर है उसको एडवाइस करेंगे किसी लीगल मैटर के ऊपर, परफॉर्म करेंगे लीगल ड्यूटीज जो भी इन्हें असाइन कर रखी है प्रेसिडेंट द्वारा, अपीयर करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे केसेस लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमारे अटॉर्नी जनरल आते हैं। पार्लियामेंट में इनके क्या राइट्स है? राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट विदाउट एनी वोटिंग राइट्स। तो ये बात कर सकते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई राइट ऑफ वोट नहीं है। जो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है उसमें इनका कोई अधिकार नहीं होता। नेचर ऑफ ऑफिस क्या है इनका? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अंडर आर्टिकल 76 हमने बात करी, यहाँ पे इनके बारे में सब दिया गया है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। फिर आता है हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट प्रोवाइड नहीं करी गई है। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल किया गया है अंडर आर्टिकल 76, ये पर्टिकुलर पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड की गई है। इट इज स्टैट्यूटरी, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। नेचर है स्टैट्यूटरी ऑफिस होल्ड करते हैं, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन लाइक योर अटॉर्नी जनरल। ड्यूटीज, ये असिस्ट करते हैं आपके अटॉर्नी जनरल को इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, अपीयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इनके क्या रैंक रहती है? ही इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया बिलो योर अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बाद अगर कोई आता है तो वो आपके सोलिसिटर जनरल होते हैं। एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स भी आप लोग अपॉइंट कर सकते हैं। एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू फर्दर असिस्ट लीगल मैटर्स। अगर एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स की अपॉइंटमेंट की नीड है तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे एडवोकेट जनरल, ये होते हैं स्टेट लेवल पे। आर्टिकल 165 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं ये व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्टेट। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। जैसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, योर एडवोकेट जनरल मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। ये एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ऑन लीगल मैटर्स, परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज असाइन बाय गवर्नर और बाय लॉ। जो भी गवर्नर इन्हें ड्यूटीज असाइन करते हैं, जिस लॉ के द्वारा इन्हें कोई ड्यूटी असाइन करी जा रही है, तो ये उसको भी ओवरसी करते हैं। राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे आपके अटॉर्नी जनरल आपके सेंट्रल पार्लियामेंट में स्पीक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं रखते, सिमिलरली ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, लेकिन इनके भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। स्टेट इक्विवेलेंट है ये, स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ योर अटॉर्नी जनरल एट द सेंट्रल लेवल। तो इफ यू वर टू रिमेंबर, जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो इक्विवेलेंट है। जो अटॉर्नी जनरल है वो आपके सेंट्रल लेवल पे होते हैं एंड जो आपके एडवोकेट जनरल है वो आपके स्टेट लेवल पे होते हैं। All right, let's move on to the independence of judiciary। तो हमने बात करी कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट बाउंड बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। तो कैसे मिलती है उनको ये इंडिपेंडेंस? क्या वो खुद से डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट है, हमारे में कोई बायस नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो किस तरीके से उनको ये इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बारे में समझते हैं। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द फाउंडेशन ऑफ फ्री सोसाइटी। इट इज द बुलवार्क अगेंस्ट टायरनी एंड द गार्डियन ऑफ लिबर्टी।
किसी भी टाइप की डोमिनेंस एक इंसान के हाथ में आने से रोकती है, एंड ये इंश्योर करती है कि जो भी आपके राइट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करे, एज योर गार्डियन या आपके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का इंश्योर करती हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये दिया है आपके आर्टिकल 124 एंड 217। नाउ यू विल से कि मैम दो आर्टिकल्स क्यों हैं? अंडरस्टैंड, एक आपका नेशनल लेवल पे चलता रहेगा, दूसरा आपका स्टेट लेवल पे चलता रहेगा। तो अगर आप दोनों को साइमल्टेनियसली याद करते हुए चलोगे तो आप भूलोगे नहीं, एंड आपके लिए इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, जब तक देयर बिहेवियर इज गुड, या टिल द प्लेजर ऑफ योर प्रेसिडेंट, टिल देन दे होल्ड देयर ऑफिस। दे कैन ओनली बी रिमूव थ्रू अ रिगरस इम्पीचमेंट प्रोसेस। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है एक जज को रिमूव करने की, जैसे आपके एक प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। उस प्रोसीजर को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। जब आप किसी जज को निकलवाना चाहते हैं तो द प्रोसीजर टू गेट देम रिमूव्ड इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, रिक्वायरिंग अ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो दोनों हाउसेज हैं उसमें, दोनों हाउसेज में आपको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है किसी को रिमूव करवाने के लिए। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम आर्बिटरी रिमूवर बाय द एग्जीक्यूटिव। देयरफॉर जो आपका एग्जीक्यूटिव है, आपका गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटरी ब्रांच है, वो किसी को रैंडमली नहीं हटा सकते कि नहीं दे आर बीइंग बायस्ड, लेट्स रिमूव देम। नो, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एट दैट, जो आपको फॉलो करना होता है टू इम्पीच अ जज। सेकेंड चीज, फिक्स सर्विस कंडीशन। इनकी कंडीशंस जो है सर्विस की वो फिक्स नहीं है, आपके सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस आर डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी इनकी सैलरी है वो किसी की पर्टिकुलर पॉकेट से नहीं आ रही है, वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, एक्सेप्ट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। उनकी सैलरी को किसी की भी विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पे आप रिड्यूस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, दैट मीन्स देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, सो देन दे कैन रिड्यूस द सैलरी ऑफ द जजेस, बट अदर देन दैट दे कैन नॉट टच द सैलरी ऑफ दीज जजेस। प्रोटेक्टिंग द जजेस फ्रॉम फाइनेंशियल कोवर्जन, किसी भी टाइप का फाइनेंशियल कोवर्जन होने से ही उनको प्रोटेक्ट कर देता है। कोई भी आपको कोवर्स नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता अंडर सम मॉनेटरी गेन और बेनिफिट। नेक्स्ट इज योर नो डिस्कशन ऑन कंडक्ट। आर्टिकल है आपका 121 एंड 211। दिस इज द मोस्ट इजी आर्टिकल्स टू रिमेंबर, बिकॉज ये बस नंबर्स चेंज हुए हैं आपके स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे। तो आर्टिकल 121 जो सुप्रीम कोर्ट पे लगता है ना, आर्टिकल 211 जो हाई कोर्ट लेवल पे लगता है, वो प्रोहिबिट करता है किसी भी टाइप का डिस्कशन किस बारे में, आपके जजेस के कंडक्ट के बारे में इन योर पार्लियामेंट और योर स्टेट असेंबलीज। आप किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में पार्लियामेंट्स में डिस्कस नहीं कर सकते स्टेट लेजर, एक्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पीचमेंट। अनलेस एंड अनटिल कोई इम्पीचमेंट मोशन की बात हो रही हो, आप किसी जज के कंडक्ट के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। दिस प्रिवेंट्स पॉलिटिकल प्रेशर थ्रू पब्लिक क्रिटिसिज्म। एक तरीके से जो पॉलिटिकल प्रेशर है ये वो रिड्यूस करता है, क्योंकि पब्लिक क्रिटिसाइज नहीं कर सकती फिर। क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, जो एक जज है उसका काम है किसी के फेवर में देना। अगर वो किसी के फेवर में जजमेंट दे रहा है, दैट मीन्स किसी के अगेंस्ट तो जा रहा है। तो देयर आर बाउंड टू बी पीपल हु विल नॉट बी हैप्पी विद जजमेंट्स, राइट। एटलीस्ट जो ऑपोजिट पार्टी है वो तो खुश होगी ही नहीं। तो किसी भी टाइप का पब्लिक प्रेशर ना फेस करना पड़े, एंड जो हमारे पार्लियामेंट में लोग होते हैं, दे होल्ड अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द आइज ऑफ लॉ एंड इन द आइज ऑफ पीपल। उनको स्टॉप करा जाता है कि आप जजेस के कंडक्ट के ऊपर कुछ मत बोलिएगा। वट एवर दे डिड बाय द रूल ऑफ लॉ, सो यू लीव इट एट दैट, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक अबाउट देम। नेक्स्ट इज योर एसओपी। एसओपी इज व्हाट? एसओपी इज योर सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन, जो दी है हमारे आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से अलग रखना है। वाइल इंडिया डजंट हैव अ रिजिड सेपरेशन, बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है इंडिया में, द कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजन्स द जुडिशरी एज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गन नॉट सब्जेक्ट टू एग्जीक्यूटिव की डायरेक्शन। जो मैंने सेपरेशन ऑफ पावर समझाई थी कि 3 फ्रैगमेंट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो सेपरेट तो है, लेकिन ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है कि बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। नो, देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। एक दूसरे को चेक करते हैं, किसी तरीके से बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन हमारा आर्टिकल 50 ये जरूर कहता है कि इंडिपेंडेंट रहेगी जुडिशरी, ताकि किसी भी टाइप का एग्जीक्यूटिव से इंटरफेरेंस ना हो उसमें। पावर टू पनिश कंटेम्प्ट, इसके आर्टिकल है 129 एंड 215। द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज योर आर्टिकल 129, एंड द हाई कोर्ट, दैट इज योर आर्टिकल 215, आर द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। दे हैव द पावर टू पनिश दोज हु कमिट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंस अगेंस्ट इंटरफेयरिंग विद जुडिशियल फंक्शन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अगर मैं स्मॉल एंड छोटे इजी भाषा में समझाऊं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपने कोर्ट की बात नहीं मानी, ठीक है, आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में किसी तरीके की इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो आप कंटेम्प्ट में होते हैं। तो ये पावर देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को कि आप कंटेम्प्ट के लिए भी लोगों को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी भी टाइप की इंटरफेरेंस नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर control over subordinate courts. This is given under your article 235. High courts have superintendence over all subordinate courts within their respective jurisdiction. अगर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, अगर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है तो उसके डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं डिफरेंट लेवल पे, हाई कोर्ट सबके ऊपर एक से अपना सुपरिटेंडेंस जमा के रख सकता है, ठीक है। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीजें आती हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के ऊपर वो पावर है कि वो उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस दिखाए। दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, प्रिवेंट्स एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन लोअर कोर्ट्स एंड मेंटेन्स द इंटीग्रेटेड कैरेक्टर ऑफ जुडिशरी। एक कोहेशन में चलता है सब कुछ। एंड सिमिलर चीज आपके सुप्रीम कोर्ट के सेंस में होती है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी टाइप के डायरेक्शन देता है तो वो बाइंडिंग हो जाती है सारे लोअर कोर्ट्स पे, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कोर्ट, राइट। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट दे रहा है तो वो आपके लोअर कोर्ट्स पे, आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, वहां पे वो सारी चीजें बाइंडिंग हो जाती हैं। All right. Next we will talk about the role of Indian judiciary. Indian judiciary का किस टाइप का रोल है? ऑल राइट, तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है किस टाइप का रोल प्ले करती है हमारी इंडियन जुडिशरी। तो बहुत सारे रोल्स हैं जो जुडिशरी से एक्सपेक्टेड होते हैं दैट दे प्ले आल्सो। तो क्या क्या रोल है उनको समझते हैं। फर्स्ट इज योर इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशरी इज द अल्टीमेट एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करा जाएगा, उसमें जो लिखा है उस चीज को कौन सी सेंस में समझा जाएगा, ये सारा काम आपका जुडिशरी का होता है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, चाहे वो आपको सिटीजन या एक स्टेट के बीच का कोई मसला हो, सेंटर एंड स्टेट के बीच का कोई मसला हो, या फिर दोनों या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच का कोई मसला हो, उन सारी चीजों की इंटरप्रिटेशन जो होती है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। इट्स इंटरप्रिटेशन बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड अंडर आर्टिकल 141। 141 आर्टिकल के अंडर जो भी इंटरप्रिटेशन होती है वो लॉ बन जाता है। इसको इस सेंस में समझ लिए, बहुत सारे हमारे केसेस ऐसे हैं जो बहुत कैटेगोरिकली लॉज में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन उन केसेस के बेसिस पे ही अब तक हम इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी फंक्शनिंग को समझते आ रहे हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है उसको समझते आ रहे हैं। जैसे कि हमारा केस आनंदा भारती केस है, उसके थ्रू हमने समझा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड हम उसे आज तक इंप्लीमेंट करते हैं कि क्या कोई चीज हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी या नहीं। ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, उसको जिस तरीके से जुडिशरी ने इंटरप्रेट करा उसी के बेसिस को उसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है एडजुडिकेटर ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स की एडजुडिकेशन हमारी जुडिशरी कराती है। इट रिजॉल्व सिविल, criminal, administrative disputes between individuals and state governments and the union and the state's government. Provide the platform for peaceful and rule-based resolution of conflicts. किसी भी टाइप का कोई रेजोल्यूशन निकालना हो, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो किस तरीके से, किस प्रॉपर तरीके से लॉ को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए उनकी एडजुडिकेशन होगी, यानी कि उनकी सुलह होगी, वो चीज जुडिशरी करती है। नेक्स्ट इज योर फोरम फॉर पीआईएल। फोरम फॉर पीआईएल होता है हमारा, पीआईएल क्या होता है वो समझते हैं। पीआईएल इज योर अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अलाउज एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, जो भी इंसान जनहित के लिए जब कुछ कर रहा होता है तो उस इंसान को हम पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कहते हैं। अप्रोच द कोर्ट फॉर द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऐसे इंपॉर्टेंस के हैं वो मैटर्स जो पूरी पब्लिक को इफेक्ट करते हैं, जो जनता एट लार्ज को इफेक्ट करते हैं, इवन विदाउट पर्सनल लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड उनका भले ही पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन वो ऐसे मैटर्स हैं जो सबको इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए ऐसे मैटर्स के ऊपर भी जुडिशरी इंटरप्रिटेशन कहती है, और इसलिए हम ऐसी चीजों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लेकर आते हैं। ये चीज स्पेसिफिकली यूज होती है उन लोगों के लिए जो या तो मार्जिनलाइज सेक्शन के हो या जो पुअर हो, उनके लिए पीआईएल बहुत ज्यादा यूज होने को देखने को मिलती है। यहाँ पे आ जाए तो देखते हैं हम, इट इज अ गार्डियन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। मैंने इस चीज को बहुत बार बोला है कि जो जुडिशरी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करती है, वो इंश्योर करती है कि किसी भी टाइप का इंफ्रिंजमेंट ना हो। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस इंश्राइंड इन पार्ट 3। पार्ट 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जुडिशरी उनको प्रोटेक्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ये करता है अंडर आर्टिकल 32, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, एंड जो हाई कोर्ट्स ये सेम चीज करते हैं तो वो होती है अंडर आर्टिकल 226। तो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, एंड अगर आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें तो अंडर आर्टिकल 226 यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम। नेक्स्ट इज योर अपहोल्डर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि इंश्योर करता है किसी भी टाइप का गवर्नमेंट एक्शन हो, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हो या किसी एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर हो, वो कंफर्म करे लॉ से, यानी कि
कोई भी चीज लॉ को सुपरसीड ना करे, लॉ के ऊपर कोई भी चीज ना जाए. नो वन, नॉट इवन द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज अबव द लॉ. एवरीथिंग वुड कम अंडर द लॉ. लॉ के ऊपर कोई नहीं आता है. इसी को हम कहते हैं हमारा रूल ऑफ लॉ. द जुडिशरी एक्ट्स एज द वॉचडॉग इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी. हर तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी रहे उस चीज को जुडिशरी इंश्योर करती है. नेक्स्ट है हमारा प्रमोटर ऑफ सोशल जस्टिस थ्रू प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज. जो हम बहुत प्रोग्रेसिव वे में, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, सोसाइटी की थिंकिंग चेंज होती है, तो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन लॉज करते हैं हम. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी कंट्रीब्यूट्स टू सोशल रिफॉर्म. वो एक सोशल रिफॉर्म को चेंज देती है. अगर मैं इसका एग्जाम्पल कोट करूँ तो जो हमारा LGBTQIA+ कम्युनिटी का जजमेंट था, वो एक तरीके से एक सोशल रिफॉर्म था. अभी तक उसके ऊपर लॉज नहीं आए थे, अब आने लग गए हैं, लेकिन नंदलेस बैक जब वो आया था 2017 का आई बिलीव वो केस है नवतेज सिंह जौहर वाला, तब एक सोशल रिफॉर्म था. जुडिशरी ने एक नई चीज को स्टार्ट करा था, एक नई सोसाइटल चीज को स्टार्ट करा था बाय इंटरप्रिटिंग क्या क्या राइट्स एग्जिस्ट करते हैं लोगों के पास. अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, क्या सिस्टम रहता है अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट करता कौन है, रिटायरमेंट एज एंड इम्पीचमेंट की चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे. बट पहले अपॉइंटमेंट देख लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये दिया हुआ है हमारे 124 आर्टिकल में गवर्न होती है उनकी अपॉइंटमेंट. कोलिजियम सिस्टम पे ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने आज डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं अपने बेटे को अपॉइंट करूंगा सुप्रीम कोर्ट का जज. नहीं, एक कोलिजियम होता है, एक सिस्टम होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो रेकमेंड करते हैं लोगों के नाम प्रेसिडेंट को कि ये इंसान वुड बी अ फिट पर्सन फॉर योर सुप्रीम कोर्ट का जज. तो कौन कौन आते हैं उस कोलिजियम में? उस कोलिजियम में आते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और उनकी रिकमेंडेशन इज जनरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट आफ्टर रीइटरेशन. अगर कोई चेंजेस रेकमेंड करे जाते हैं तो उन चीजों को कंसिडर करके जो उनकी रिकमेंडेशन आती है फाइनली रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु शुड बी सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो जनरली बाइंडिंग होती है. क्वालिफिकेशन उनकी ये होती है कि दे शुड हैव बीन अ हाई कोर्ट का जज, या तो वो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या एक एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक, या फिर एक इमिनेंट जूरिस्ट हो. जूरिस्ट वो लोग होते हैं जो लॉ की जानकारी रखते हैं, लॉ की नॉलेज रखते हैं. एंड ये नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज जिनको लॉ की होती है, ऐसे लोगों को हम जूरिस्ट बोलते हैं. ओथ कौन देता है? ओथ ली जाती है एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट और द पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसा इंसान ओथ लेगा जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा हो. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनरली वो होते हैं जो हमारे कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं. This has been a practice, but has it been followed all the time? The answer is no. ऐसा नहीं है कि हर बार सीनियर मोस्ट जज बने हो आपके चीफ जस्टिस. नहीं, कई बार ऐसा हुआ जब सीनियर मोस्ट पर्सन जज नहीं बने हैं एंड किसी और को अपॉइंट करा गया, लेकिन जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज फॉर योर सीनियर मोस्ट जज. हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन किसके कंसल्टेशन के थ्रू? आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI, आपके गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ दैट रेलेवेंट हाई कोर्ट. उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी से होता है. कोलिजियम कौन कौन फॉर्म करते हैं हाई कोर्ट के केस में? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट. जहां के हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करा जा रहा है वहां के ये तीनों चारों लोगों को यूज कोलिजियम फॉर्म करते हैं. ये प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर CJI. तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट में कोई इंसान कोई जज है तो वो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर सकते हैं. या अभी हमने रिसेंटली इन चीजों के ऊपर बात करी थी जब जस्टिस यशवंत वर्मा को मूव करा गया था, राइट? तो अगर आप रिलेट करके समझोगे आपको फटाफट रिकॉल हो जाएगा. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर लेते हैं. डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हैं अंडर आर्टिकल 233, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. गवर्नर अपॉइंट करते हैं उनकी रिकमेंडेशन पे जो भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उनके बेसिस पे. नेक्स्ट है आपका अदर जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर हाई कोर्ट. फिर आता है कंट्रोल कहाँ दिया हुआ है इन लोगों का? इनका कंट्रोल दिया गया है अंडर 235 आर्टिकल. हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस. हाई कोर्ट्स की पावर रहती है टू कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन देयर जुरिस्डिक्शन. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग हो जाते हैं हमारे लोअर कोर्ट्स पे. सिमिलर वे में अगर हाई कोर्ट्स की कोई डिसीजन होती है, कोई ऐसी निकालते हैं वो जजमेंट, तो वो आपके लोअर कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग हो जाती है. तो जो आपका हाई कोर्ट है वो सुपरिटेंडेंस होता है लेता है. अब बात करते हैं रिटायरमेंट की एंड रिमूवल की. तो जो रिटायरमेंट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की एज है 65 ईयर्स तक उनको रिटायर होना होता है. हाई कोर्ट की है 62 एंड सबऑर्डिनेट की जनरली होती है 60, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हर स्टेट में 60 फॉलो नहीं होता, लेकिन जनरल अगर कहा जाए तो 65, 62, 60 में चलता रहता है. आफ्टर रिटायरमेंट अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया. अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो तो आप किसी और कोर्ट इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. और अगर आप
हाई कोर्ट के जज रह चुके हो तो आप उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां पे आप चीफ जस्टिस की तरह अपॉइंटेड थे, राइट। चलिए अब रिमूवल की बात करते हैं। सो आई हैव मेंशन कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर होता है किसी जज को रिमूव करने का, उस प्रोसीजर को समझ लेते हैं। दो ही ग्राउंड्स होते हैं जिनके ऊपर आप किसी जज को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड द सेकंड वन इज योर इनकैपेसिटी, या तो किसी टाइप का मिसबिहेवियर हो या किसी टाइप की इनकैपेसिटी हो, इसके अलावा देयर इज नो रीजन। सबसे पहले एक नोटिस जाता है आपका, या एक मोशन रेज किया जाता है। अगर लोकसभा में रेज करा है तो 100, अगर राज्यसभा में रेज करा है तो 50 मेंबर्स हैव टू साइन दैट मोशन फॉर रिमूवल and presented to the speaker in case of your Lok Sabha and chairman in case of your Rajya Sabha। अगर लोकसभा में ऐसा मोशन रेज हुआ है तो कम से कम 100 लोगों को 100 मेंबर्स को साइन करने की जरूरत है। अगर राज्यसभा में ऐसा मोशन रेज हुआ है तो 50 मेंबर्स को उसको साइन करने की जरूरत है। उसके बाद आपकी फॉर्म होती है इंक्वायरी कमेटी। अगर आपका मोशन रजिस्टर हो जाए, एडमिट हो जाए, एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म होती है कंप्राइजिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एंड लास्टली और एमिनेंट जूरिस्ट। जो जनरली क्लासिफिकेशन रहती है वो जजेस एंड जूरिस्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। फिर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अ कमिटी इन्वेस्टिगेट द चार्ज। एक कमिटी फॉर्म जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि किस टाइप के चार्जेस लगे हैं, क्या उनकी कोई वैलिडिटी है नहीं है, किस तरीके से ये सारी चीजें अलाइन हो रही हैं। इफ चार्जेस आर फाउंड टू बी प्रूव्ड द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस जहां पे मोशन इनिशिएट हुआ था। तो अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ था तो उन्हें बताया जाएगा, अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था तो उन्हें बताया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी से फिर ये मोशन पास होता है। द मोशन मस्ट बी पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज, आपका लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दोनों में ये मोशन पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही पास होगा, सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं। आफ्टर बोथ द हाउसेज पास द मोशन द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डर टू रिमूव द जज। द प्रोसेस इज डेलिबरेटली डिफिकल्ट टू इंश्योर कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहे। अगर आप ऐसे ही हर किसी जज को रिमूव करने लगे, लेट्स से आपके अगेंस्ट उन्होंने कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है ना, आप उनको रिमूव करने लगे, एंड इट बिकम्स सो इजी फॉर यू टू रिमूव अ जज, देन एवरी पर्सन इन पावर विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस, राइट। इसलिए ये प्रोसीजर डिफिकल्ट बनाया गया है ताकि जुडिशरी जो है उसकी एक इंडिपेंडेंस मेंटेन हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जुडिशियल रिव्यू की। नाउ व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट to examine whether the laws enacted by the parliament or state legislature and actions taken by executive are consistent with the constitution। So होता क्या है, हमने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन एक चेक्स एंड बैलेंस का मैकेनिज्म चलता है। बेसिकली आप चेक करते हो कि कोई भी अपनी पावर को एक्सीड ना करे, ठीक है। तो तीनों जो फ्रैगमेंट्स है हमारे इंस्टीट्यूशंस के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं एंड एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। उसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका आर्टिकल 13। वो ये कहता है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, जो अलाइन नहीं करता है या डेरोगेशन में है ऑफ योर फंडामेंटल राइट, सच अ लॉ विल बी वॉइड। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है, कोई ऐसा लॉ है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो वॉइड होगा। This is the primary basis for judicial review of legislation. Next is your article 32। ये different type की writs issue करने की permission देता है सुप्रीम कोर्ट को। 5 टाइप की writs होती है आपकी, habeas corpus, quo warranto, prohibition, certiorari and mandamus। ये सारी रिट्स इन्फोर्समेंट कराती हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, स्टार मार्क चीज है ये। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32 का स्टेट वर्जन इज योर आर्टिकल 226, जो हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर देता है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 226 है उसकी एम्बिट ज्यादा वाइड है देन योर 32। वाई? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड करता है एंड ये एनी अदर पर्पस को भी इंक्लूड करता है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए भी ये रिट्स को इशू कर सकता है। तो इनकी रिट जुरिसडिक्शन इज हायर। फिर जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करूं, जुडिशियल रिव्यू आया कहां से, तो उसका कोर है योर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो एस्टैब्लिश हुई थी केशवानंद भारती केस में 1973। प्रिसाइज डेट इज 12 अप्रैल 1973। Judicial review is a part of your basic structure and cannot be abrogated even by constitutional amendment।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसका एसेंस बनाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बनाती है, आप उन बेसिस को टच नहीं कर सकते, एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ योर बेस। तो जब हमारी इमरजेंसी का पूरा टाइम चल रहा था तब इंदिरा गांधी जी ने बहुत एक्सप्लॉइट करी थी हमारे पार्लियामेंट की पावर, वो बार बार ऐसे लॉज लेकर आ रही थी जो जुडिशरी से जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रही थी, एंड अल्टीमेटली इस सबका सेटलमेंट हुआ था हमारा केशवानंदा भारती केस में, जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप नहीं छू सकते। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ पैरामाउंट इंटरेस्ट, आप नहीं भूल सकते कि एवरीथिंग वुड बी बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है, रूल ऑफ लॉ को आप अप्लाई करते रहोगे। ऑलराइट, अब उसके स्कोप की बात कर लेते हैं। रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन की बात हो रही है तो यू द जुडिशरी कैन लुक इनटू लॉज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स, ऐसे लॉज जो बियॉन्ड लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस है, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर लेजिस्लेचर की पावर ही नहीं थी लॉ बनाने की और उन्होंने बना लिया है, तो आप उस चीज को भी रिव्यू कर सकते हो। जो यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है, ये 3 टाइप की लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट। तो होता ये है, अगर स्टेट लिस्ट के पास सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स है जिनके ऊपर वो लॉज बना सकते हैं, तो वो यूनियन की लिस्ट में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए, वो सेपरेट होते हैं। तो अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं है उनके ऊपर लॉ बनाने की, तो इसी चीज को कंट्रोल में रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है कि आप उस चीज को ओवरशूट ना करें। लॉज वायलेटिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एग्जीक्यूटिव एक्शंस की बात करें तो किस टाइप के एक्शंस के ऊपर हो सकता है, कोई ऐसा एक्शन जो लॉफुल है ही नहीं, आपकी लीगल पावर के बियॉन्ड था। आर्बिटरी या कैप्रिशियस है, आर्बिटरी या कैप्रिशियस इज समथिंग जो आपके बाउंड में नहीं है, बट ऑल्सो इट डजंट मेक एनी सेंस, इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट रीजनेबल। अनरीजनेबल जैसे कि इरेशनल एक्शंस, कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस चीज के ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड मैलिफाइड, दैट इज किसी बैड इंटेंशन या बैड फेथ से कोई डिसीजन लिया गया। अगर लिमिटेशंस और रिस्ट्रेन की बात करा जाए तो कोर्ट सेल्फ रिस्ट्रेन लगा सकते हैं प्योर पॉलिसी मैटर्स पे, जो बिल्कुल पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स हैं, कोर्ट्स उन चीज में सेल्फ रिस्ट्रेन लगा लेते हैं, खुद से रुक जाते हैं। पार्लियामेंट का 9th शेड्यूल जो लिमिटेड इम्यूनिटी देता है, तो 9th शेड्यूल में आपके जनरली लैंड रिफॉर्म्स हैं, वो ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो एक गैप बिटवीन द वाइड एंड रिच एंड द पुअर को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ऐसे नॉर्म्स को जनरली हम जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू से बाहर लगाते हैं। इसी पर्टिकुलर शेड्यूल को एक्सप्लॉइट करा था हमारी इंदिरा गांधी जी ने। PIL हैज एक्सपैंडेड इट्स स्कोप सिग्निफिकेंटली, इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा PIL का स्कोप अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जुडिशरी कैन इंटरवीन एनीवेयर, कहीं पे भी कोई भी रिव्यू वो कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाइड एम्बिट हो गया है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं आपके। ऑब्वियसली फर्स्ट इज योर आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। देन इज योर आर्टिकल 50 जो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वो सेपरेटली फंक्शन करेगा। नेक्स्ट 76 वो बात करता है अटॉर्नी जनरल की पावर की। अब यहाँ हमने अटॉर्नी जनरल देख लिया, तो एडवोकेट जनरल के लिए यहाँ जाओ। 165 बात करता है आपके एडवोकेट जनरल के बारे में। फिर है प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में 121, इसी का 211 आपको यहाँ स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा। तो आप आर्टिकल्स को साइड बाय साइड रिलेट करते हुए चलोगे तो आपको बेटर ग्रास्पिंग होगी। 124 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनता कहाँ है, वो 124 में है, उन्हीं नंबर्स को इंटरचेंज कर दो, 214 में आपको हाई कोर्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। 129 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड यहीं पे आपका 215 बात करता है हाई कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर 131 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के बारे में, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हो गए जैसे। 136 बात करता है स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में, SLP जिसे हम कहते हैं। 137 बात करता है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, वो खुद अपनी जजमेंट जो उन्होंने पास्ट में दी है वो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, दैट इज डन अंडर योर आर्टिकल 137। 141 टॉक्स अबाउट ऐसे लॉज विच आर डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंस जो एग्जिस्ट करती है। 143 बात करता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट को सर्टेन मैटर्स पे। नाउ कम हियर 226 बात करता है हमारे हाई कोर्ट की पावर टू इशू रिट्स, या आपके आर्टिकल 32 से अलाइन होता हुआ चलता है। 233 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय गवर्नर, एंड 235 बात करता है हाई कोर्ट की पावर ओवर अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ऑलराइट, अब जुडिशियल ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर न्यूली सिलेक्टेड सबॉर्डिनेट कोर्ट जजेस, जो बिल्कुल आप लोअर लेवल से धीरे 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 एज यू ग्रो एंड अल्टीमेटली इफ यू रीच सुप्रीम कोर्ट, तो स्टार्टिंग में आपको किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत होती है वो भी मिलती है बाय जुडिशियल अकेडमीज बिफोर दे अज्यूम देयर पोस्ट। कवर्स
किस टाइप का प्रोसीजर होना चाहिए, कौन से एथिक्स फॉलो करने चाहिए आपको, किस टाइप का आपका बिहेवियर होना चाहिए, लीगल प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, ये सब आपको सर्विस से पहले सिखाया जाता है। इन सर्विस ट्रेनिंग यानी आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, अब ड्यूरिंग दैट टाइम आपको किस किस टाइप की चीजें सीखने को मिलती हैं। अपडेट्स इन सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, जजमेंट कैसे लिखी जाती है प्रॉपर्ली, लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, स्पेशलाइज्ड एरिया, अगर किसी जज का कोई स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया है तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एथिक्स के बारे में, इंटेग्रिटी के बारे में बात होती है, एंड लास्टली आपके केस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में भी। की इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, फर्स्ट इज नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल, ये भोपाल में है, ये ट्रेन करती है हायर जुडिशरी मेंबर्स को, जैसे जनरली जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उस लेवल तक, एंड स्टेट में भी जुडिशियल अकेडमीज होती हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इम्पार्शियलिटी फैक्टर्स, जुडिशियल ओथ ली जाती है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द फियर और एनी फेवर, आप एक ओथ लेते हो कि आप जस्टिस को प्रिवेल करवाओगे ओवर एनीथिंग, ओवर एनी सॉर्ट ऑफ फियर दैट समबडी इज पुटिंग ऑन यू, और ओवर एनी सॉर्ट ऑफ फेवर दैट यू ओ टू समबडी, जस्टिस को प्रिवेल कराओगे आप। कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट के बारे में बात होती है, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चलती है, एंड कोलिजियम का सिस्टम क्या है, एंड कोलिजियम ये इंश्योर करता है कि आपका मेरिट है, आपकी इंटेग्रिटी है, एंड यू आर केपेबल टू बी अ जज। अब बात कर लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। हमने बात करी थी इट इज अ PIL इज अ पिटिशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाय एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन फॉर मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो पूरी जनता के लिए बेनिफिशियल होता है, ऐसी चीजों के ऊपर हमारे PIL फाइल होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइल कौन कर सकते हैं, एनी इंडिविजुअल सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में स्टैंड कर रही है, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे किसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, दे कैन फाइल अ PIL। एक लेटर भी कोर्ट को अगर आप लिख रहे हो तो दैट कैन बी कंसिडर्ड अ PIL, ये एक स्पेसिफिक केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। पर्पस है टू इंश्योर जस्टिस फॉर द पुअर, मार्जिनलाइज्ड, वॉइसलेस हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन और दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। अगर आप ऐसे इंसान हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता या आपके लिए कोई करना चाहता है, या एनवायरमेंट रिलेटेड जैसे चीजें हो गई, उनके लिए भी PIL आपको फाइल होती हुई दिखेगी। लोकस स्टैंडर्ड जनरली मतलब वो होता है कि जिस इंसान को कोई अग्रीवमेंट हुई है, जिसको प्रॉब्लम हुई है, वही कोर्ट में केस लेकर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। PIL इसलिए फाइल करते हैं क्योंकि शायद आपको पर्सनली कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन वो पूरी मेजॉरिटी चंक ऑफ द पॉपुलेशन के लिए प्रॉब्लमैटिक है, दैट्स व्हाई यू डूइंग इट। कोर्ट्स हैव एक्सेप्टेड PILs इवन फ्रॉम थर्ड पार्टीज डायरेक्टली। एग्जाम्पल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, प्रिजन की कंडीशन हो गई, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, करप्शन, राइट टू एजुकेशन एंड योर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सिग्निफिकेंस ये है कि इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमारी इंडियन जुडिशरी को इनटू अ फोरम ऑफ सोशल जस्टिस। नाउ जुडिशरी डज नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस, अगर कोई ऐसा मैटर है जो पूरी पब्लिक को कंसर्न करता है, जुडिशरी कैन टेक इट अप, मेकिंग द कोर्ट्स एक्सेसिबल टू ऑल एंड नॉट जस्ट द पावरफुल एंड द प्रिविलेज्ड। ऑलराइट, सो दैट वुड बी ऑल। क्या क्या चीजें थी अब एक बार रिकैप सा कर लेते हैं। हायरार्की की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फिर और लोअर लेवल के कोर्ट्स आते हैं। Established सुप्रीम कोर्ट established हुआ था हमारा 28th of January 1950, just 2 days after your constitution came into existence. Then किस टाइप के फीचर्स हैं हमारी जुडिशरी के, इट इज इंटीग्रेटेड, इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जुडिशियल रिव्यू, गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, एंड ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर्स कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76, सॉलिसिटर जनरल एंड योर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 165। इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि देयर टेन्योर इज सिक्योर, उनकी सैलरीज आर फिक्स्ड, उनके कंडक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, एंड कंटेम्प्ट की पावर होल्ड करते हैं कोर्ट्स। रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है 65 इयर्स, हाई कोर्ट के जजेस की 62 एंड सबऑर्डिनेट की जनरली 60, बट इट डिपेंड्स स्टेट टू स्टेट, राइट। नेक्स्ट इज उनका रिमूवल कैसे होता है, इम्पीचमेंट होती है, इम्पीचमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट होती है, अगर लोकसभा में हुई हो तो 100 मेंबर्स हैव टू साइन द मोशन, अगर राज्यसभा में हुई है तो 50 मेंबर्स हैव टू साइन द मोशन, फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है, स्पेशल मेजॉरिटी, एंड अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर देना होता है कि XYZ जज हैज बीन इम्पीच्ड। जुडिशियल रिव्यू की पावर के बारे में हमने बात करी कि इट इज द पावर टू वॉइड एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप डिक्लेयर कर सकते हो वॉइड। Article 13, 32 and 226 become important. Then your basic structure doctrine become important, and your judicial review का basis जो है वो आपको मिलेगा Article 13 में। And lastly PIL क्या होती है, any citizens can approach the court for public interest, expanded the access for justice for all. So ये था आपका पूरा चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 12 जो पूरा जुडिशरी के बारे में बात करता है। उसमें हमारा स्टेट एंड यूनियन जुडिशरी को डिफरेंशिएट नहीं करा गया, लेकिन किस तरीके से दोनों में फंक्शनैलिटी काम करती है बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया है।
स्टे ट्यून, ऐसे बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी बहुत फटाफट आपके पास वीडियोस आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली गो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, उनको बताओ कि ऐसा एक वीडियो आया है जो आपके पूरे लीगल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को कवर करने वाला है। एंड आई शैल बी मीटिंग यू ऑल वेरी सून अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।